इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आसाम में खत्म किए जाएंगे सभी सरकारी मदारिस। कानून साज असेंबली में मंजूर किया गया मदरसा बिल। मदरसों को मामूल के स्कूलों में तब्दील किया जाएगा। असेंबली स्पीकर ने ऐलान किया है। रियासती वजीर हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान सामने आया है। कांग्रेस और AIUDF ने बिल की मुखालफत में वॉकआउट किया। मुखालफत के बावजूद असेंबली में बिल को मंजूर कर लिया गया है। काफी अहम खबर आसाम से। आपको बता दें कि कानून साज असेंबली में मदरसा बिल मंजूर कर लिया गया है। मदरसों को मामूल के स्कूलों में तब्दील किया जाएगा। कांग्रेस और AIUDF ने बिल की मुखालफत की, वॉकआउट किया। बावजूद इसके असेंबली में बिल मंजूर किया गया। आगे बढ़ते हैं। किसानों और हुकूमत के बीच 7वें दौर की बातचीत कदरे कामयाब रही, ताहम मामले का पूरा हल नहीं निकल पाया है। वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमने किसानों की 4 में से 2 मांग मान ली है, यानी पराली और बिजली पर बात बन गई है। वहीं किसान लीडरों ने कहा कि माहौल काफी मुस्बत रहा, ताहम मसले का पूरा हल नहीं निकला, इसलिए अगले दौर की बातचीत 4 जनवरी को होगी। आज की बैठक में किसान यूनियन के नेताओं ने जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे, उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। पहला जो एनवायरनमेंट से संबंधित ऑर्डिनेंस है, उसमें फराली और किसान सम्मिलित हैं। उनकी शंका थी कि किसान को इसमें नहीं होना चाहिए। सरकार ने कहा है कि हम आपकी चिंता से वाकिफ़ हैं और इस मामले में दोनों पक्षों में रजामंदी हो गई है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो अभी आया नहीं है, लेकिन उन सबको लगता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी में ये रिफॉर्म आएगा तो इससे किसानों को नुकसान होगा। किसानों की सिंचाई के लिए जो विद्युत की सब्सिडी दी जाती है, वो राज्य जिस प्रकार से पहले से देते रहे हैं वैसी ही चलनी चाहिए, ऐसी यूनियंस की मांग थी। उस मांग पर भी यूनियन और सरकार के बीच में रजामंदी हो गई है। जो हमारी मांगे थी आधे में काम हो गया, आज आधा बन गया, आधा 4 तारीख को हो जाएगा। उम्मीद है परमात्मा के घर से हो जाएगा, 4 तारीख को पूरा हो जाएगा। आज जो मीटिंग हुई है उसमें 4 जो इशू सी हमारे, पहला इशू सीगा जो 3 कानून वाला, उन पर जो यही बोल रहे थे आज भी इनको आप रद्द मत करवाओ, इनको संशोधन करवा लो, अमेंडमेंट करवा लो। हमने नहीं, ये माना नहीं। और दूसरा सी MSP की, वो MSP की गारंटी दे रहे थे हमें लिखकर, हमने नहीं माना। हमने क्या ये कानून बनाओ। और तीसरा सी हमारा बिजली सूद बिल 2020, उनको वापस लेने के लिए मान गए हैं। चौथा हमारा बिल सी पराली वाला, उनको वापस करने के लिए मान गए हैं। वो बिजली वाला था मामला, वो उन्होंने वापसी ले लिया कानून, और जो पराली वाला था, ये दोनों वापसी हुए हैं। और 2 कानून को लेकर के अगली बैठक 4 तारीख में है। MSP और जो 3 कानून है उनको लेकर हम बात करेंगे फिर। दिल्ली के शाहीन बाग में CAA तहरीक के दौरान फायरिंग करके सुर्खियों में आए कपिल गुज्जर उर्फ कपिल बेसला को बीजेपी में शामिल कर लिया गया था, लेकिन पार्टी पर सवाल उठने के बाद आज ही उसकी रुकनीत को रद्द कर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के शाहीन बाग में CAA तहरीक के दौरान फायरिंग करके सुर्खियों में आए कपिल गुर्जर उर्फ कपिल बैसला ने बीजेपी तो बड़े ताम झाम से ज्वाइन कर ली और कहा कि वो शुरू से ही बीजेपी के नजरियात के हामी रहे हैं और उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन कपिल गुर्जर का ये अज़्म ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सका। गोली चलाने वाले शख्स को पार्टी में शामिल करने पर सवाल उठना लाजमी था, लिहाजा पार्टी पर आंच आने की वजह से आनन फानन कार्रवाई की गई
और गाजियाबाद बीजेपी महानगर सदर ने कपिल गुर्जर की रुकनियत मंसूख कर दी। हालांकि जब कपिल गुर्जर को रुकनियत दिलाई गई थी, उस वक्त गाजियाबाद बीजेपी महानगर संजीव शर्मा ने वजाहत की थी कि बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है और कपिल गुर्जर ने बीजेपी के लिए काम करने का अज़्म जाहिर किया है, लिहाजा इन्हें पार्टी में शामिल किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अलीगढ़ में शहरी तरमीम कानून के खिलाफ चल रही मुहिम के दौरान इलाके बाबरी मंडी में हुए तसादुम में एक नौजवान शायक की मौत वाक़ हुई थी, जिसके इल्ज़ाम में भारतीय जनता पार्टी का रुकन विनय वार्ष्णी जेल में बंद है। वहीं अब विनय वार्ष्णी की हिमायत और दूसरे फरीकीन की गिरफ्तारियों को लेकर इलाके के लोग गुज़िश्ता कई दिनों से तहरीक चला रहे हैं। एक दिन इलाके के बाजार भी बंद रखे गए। लोगों का कहना है कि दूसरे फरीकीन की जानिब से आज तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसमें एक नामजद सलमान इम्तियाज भी है, जो AMU तलबा यूनियन का सदर भी रहा है। इसी मामले को लेकर आज हिंदुवादी तंजीमों ने शहर सदर भारतीय जनता पार्टी का घेराव करते हुए एक अर्जदाश्त भी पेश की। और NRC के विरुद्ध जो मुस्लिम पक्ष आंदोलन कर रहे थे, उसमें बाबरी मंडी में इन्होंने दंगा किया था, जिसमें हिंदुओं की तरफ से 4 लोग घायल हुए थे, जिनकी 3 FIR हैं, क्रमशः 37, 38, 39। 37, 38 में 4 लोग नामजद किए गए थे। सलमान इम्तियाज, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र संघ का अध्यक्ष है, और आमिर शारिक तारिक की मृत्यु हो चुकी है। आज तक उनमें नामजदों में एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। प्रशासन तुष्टीकरण की नीति अपना रहा है, उसके विरुद्ध ये सब कार्य किए जा रहे हैं। आज महानगर अध्यक्ष श्री विवेक जी सारस्वत को हमने ज्ञापन दिया है और उनसे कहा है कि हमारी बात दृढ़ता से शासन प्रशासन के आगे रखें और नामजदों की गिरफ्तारी कराएं। संबंध में आज जो बाबरी मंडी के लोग हैं और ये हिंदू सेवा समिति के लोग हैं, इन्होंने मुझे ये ज्ञापन दिया है कि उन लोगों की गिरफ्तारी की जाए। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, माननीय सांसद जी, विधायक जी और पूरी महानगर कार्य समिति प्रशासन से मिल चुकी है। अभी पिछले 10-12 दिन पहले SSP महोदय से भी मिलकर मांग की है कि उनकी गिरफ्तारी की जाए, लेकिन पता नहीं प्रशासन क्यों उन दूसरे पक्ष की गिरफ्तारी नहीं कर रहा है। ये विचारणीय है और हम भी दोबारा इसमें अपने नेतृत्व को इससे अवगत कराएंगे। मेरठ में नाजायज ताल्लुकात के शक में एक बॉयफ्रेंड ने अपनी ही महबूबा का गला रेत कर कत्ल कर दिया। इस कत्ल के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। कत्ल की इस वारदात के बाद पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए रिपोर्ट। महबूब ने काटा महबूबा का गला, इश्क के चक्कर में गई जान, बर्बाद हो गया हंसता खेलता खानदान। नाजायज ताल्लुकात का शाखसाना। ये सनसनीखेज मामला मेरठ के थाना बरहमपुरी इलाके का है, जहां हरिनगर में नाजरीन नाम की एक खातून अपने खानदान के साथ रहती थी। बताया जाता है कि गुज़श्ता कई बरसों से जावेद नामी शख्स के साथ उसके नाजायज ताल्लुकात थे। जावेद और नाजरीन एक दूसरे को पसंद करते थे, जबकि दोनों ही शादीशुदा थे। हालांकि इल्जाम है कि नाजरीन अब किसी और से इश्क कर बैठी थी। नाजरीन के इश्क में जावेद ने लाखों की दौलत और कारोबार लुटा दिया और यही बात जावेद को नागवार गुजरी और खंती से अपनी महबूबा के सर पर कई वार कर दिया और फिर गला रेत कर कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद इलाके में कोहराम मच गया और पुलिस मौके पर पहुंच गई। जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया। सुबह 9:30 बजे के आसपास एक महिला की हत्या कर दी गई। अभियुक्त जावेद गिरफ्तार है। मृतका का अभियुक्त से प्रेम संबंध था। किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कल झगड़ा हुआ। आज सुबह वो चाकू लेके अपने घर से आया और उसने महिला की हत्या कर दी। मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं? आरोपी गिरफ्तार है। आला कत्ल की बरामदगी हो चुकी है। पूछताछ से प्रेम संबंध का प्रकरण सामने आया है। अन्य एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं और आरोपी को जेल भेजा जा रहा है। बहरहाल पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। मामला बज़ाहिर इश्क का है, लेकिन इश्क के चक्कर में
हंसता खेलता खानदान बर्बाद जरूर हो गया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। मुल्क में लव जिहाद के ताल्लुक से चल रही बहस के दौरान जहां उलमाए किराम लव जिहाद पर कानून बनाए जाने को गैर ज़रूरी करार दे रहे हैं, वहीं कुछ लोग हुकूमत के साथ भी खड़े हैं और असदुद्दीन ओवैसी की मजम्मत करते हुए उनके जरिए मुखालफत करने को गैर जमहूरी अमल करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि ओवैसी सियासत के तहत ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, अभी एटा के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लव जिहाद का जो मसला था उसको खारिज कर दिया है और उन्होंने कहा, कोर्ट ने ये बात बड़ी साफ कर दी है कि ये शादी ब्याह और जीवन साथी चुनने का अधिकार इंसान का एक पर्सनल अधिकार है, ये उसका मौलिक अधिकार है, उसका हनन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के जितने भी केसेस हो रहे हैं कोर्ट में जब जा रहे हैं तो कोर्ट इन तमाम चीज़ों पर को बहुत ही मजबूती के साथ ले रहा है कि आम नागरिक को उसका अधिकार मिलना चाहिए। और आर्टिकल 21 में ये बात साफ है, खाना पीना, जीवन साथी चुनना, धर्म पर किस धर्म पर अमल करेगा, ये तमाम चीज़ें कोर्ट है। नामवर मुहक्किक और नक़ाद शम्सुर रहमान फारूकी की याद में इलाहाबाद में यादगारी जलसा मुनक्किद किया गया। रियासत के कदीम अदबी इदारे हिंदुस्तानी अकेडमी में मुनक्किद हुए जलसे की सदारत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साबिक़ वाइस चांसलर और शम्सुर रहमान फारूकी के भाई नईमुर रहमान फारूकी ने जलसे में हिंदी और उर्दू के अदीबों ने शिरकत की। जलसे में प्रोफेसर शम्सुर रहमान की अदबी और उनकी इल्मी खिदमात का जायजा लिया गया। मुकर्रिरीन ने शम्सुर रहमान फारूकी को मशरक़ी शायरी रिवायत का सबसे बड़ा मुफस्सिर करार दिया। शुरका का कहना था कि फारूकी ने अपनी तख्लीक़ात के जरिए क्लासिकी और जदीद शायरी रिवायात को आम कारी तक पहुंचाने का काम किया है। जलसे में शामिल अदीबों का ख्याल था कि शम्सुर रहमान फारूकी ने उर्दू के जरिए दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों में अपनी मुनफरिद शिनाख्त कायम की। लोगों का कहना था कि फारूकी ने उर्दू की तमाम असनाफ पर निहायत अहम किताबें तहरीर की, जो कि उनका बहुत बड़ा कारनामा है। यादगारी जलसे में इलाहाबाद के अदबी हलकों के अलावा तालीमी और सकाफती इदारों के अफराद ने भी शिरकत की। जलसे के आखिरी में शम्सुर रहमान फारूकी को खराज अकीदत पेश किया गया। एक मुशफ़िक़ उस्ताद, आलमी शोहरत याफ्ता नक़ाद, और जो भी उन्होंने अदब की खिदमत की है वो इतना अजीम सरमाया है कि इस पे जितनी बात की जाए कम है। बस अब हम सब उर्दू वालों की यही अजीम ज़िम्मेदारी है कि जो सरमाया उन्होंने और जो मिशन कायम किया है, उन्होंने बताया है कि इल्मी ज़िंदगी तभी बाअसर होती है जब वो अमली ज़िंदगी हो। एक बात तय कि उनका जैसा आदमी अब शायद नहीं पैदा हो, इसलिए कि आप देखिए कि उनकी ही बात नहीं है, दुनिया में अब कोई बहुत बड़ा तख्लीकार किसी भी ज़बान में नहीं पैदा हो रहा है उस तरह से, और कोई बड़ा पेंटर नहीं पैदा हो रहा है, कोई बहुत बड़ा म्यूजिशियन, पॉल रॉबसन जैसा कोई म्यूजिशियन नहीं पैदा हो रहा है। तो फारूकी जैसा कोई आदमी अब शायद नहीं पैदा होगा। बहुत ग्रेटर फिक्शन निगारी में भी उनका रुतबा बहुत बुलंद है और उसे कहीं उनके तनकीद निगार से छोटा नहीं है, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि वैसे तो फिक्शन निगार तनकीद निगार से भी ज़्यादा बड़े थे। मैं बहुत कम ऐसे लोगों में हूँ जिन्हें फारूकी साहब ने बेटे जैसा प्यार दिया और दोस्त जैसा मोहब्बत की। और मैं थिएटर करता रहा हूँ, मेरी जो नाट्य संस्था है, हमारा नाट्य समूह है, उसके वो संरक्षक थे और हमेशा संरक्षक जैसा ही गाइड किया, समझाया, सिखाया, बताया और नए नए रास्ते की ओर हमेशा वो हम सबको फोर्स करते रहे। न सिर्फ उनसे एक गाइडेंस बल्कि अपने टेक्स्ट को समझने में जिस तरह से उसे मदद मिलती थी, अपनी चीज़ों के इंटरप्रिटेशन में मदद मिलती थी, खुद उनको देख के जिस तरह से वो मेरी किताब पे उन्होंने लिखा और बोला, वो मेरे लिए किसी बहुत बड़े उपहार की तरह है। उनका जाना एक बहुत बड़ा, इसे कहते हैं बिग लॉस। मेरठ में कोरोना इन्फेक्शन के एक मरीज में वायरस के नए स्ट्रेन की तस्दीक से जिला इंतजामिया और महकमे सेहत की बेचैनी बढ़ गई है और इलाके के लोग खौफजदा हैं। गुज़िश्ता दिनों इंग्लैंड में मेरठ लौटने खानदान की सैंपलिंग की गई थी, जिसकी टेस्ट रिपोर्ट में कोरोना इन्फेक्शन की तस्दीक हुई है, लेकिन इसी खानदान की एक 2 साला बच्ची में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिलने से हलचल मच गई। जिला इंतजामिया और महकमे सेहत ने फौरन इलाके को रेड जोन बताते हुए इलाके से सभी लोगों की सैंपलिंग शुरू कर दी है। महकमे सेहत और जिला इंतजामिया के जिम्मेदारान
का कहना है कि राहत की बात यह है कि 2 साला बच्ची के अलावा किसी दूसरे मामले में अब तक वायरस के नए स्ट्रेन की तस्दीक नहीं हो पाई है और न ही इन्फेक्शन की किसी तरह की अलामत जाहिर हुई है। ताहम सभी तरह के एहतियाती इक़दाम और गाइडलाइन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। से वापस आए कुछ परिवारों को सैंपलिंग किया गया था, उसमें एक जो पॉजिटिव हुए थे उनमें से यूके का जो स्ट्रेन है, नया स्ट्रेन है, वो पाया गया है और सारे लोग पहले से हॉस्पिटल में भर्ती है, वो बिल्कुल स्वस्थ है, स्टेबल है और उनके जो कॉन्टैक्ट्स है उनको भी ट्रेस करके हम लोगों ने टेस्ट कर दिए हैं। सारे लोग बिल्कुल स्वस्थ है। जितने भी लोग यूके से यहाँ पे आए थे सब लोगों को मानक अनुसार ट्रीटमेंट दिया गया है, टेस्टिंग की गई है और जो लोग पॉजिटिव आए हैं उन सबको मानक अनुसार क्वारंटाइन कर दिया गया है और हॉस्पिटल के अंदर पॉजिटिव पेशेंट को एडमिट किया हुआ है। लक्षण कोई नए नहीं हैं इसके अंदर, जहाँ पे लिटरेचर के हिसाब से या इस इलाके में जितने पेशेंट मैंने आपका लक्षण विहीन हैं, किसी में कोई सिम्टम्स नहीं है और इससे ही मालूम पड़ता है कि इतना खतरनाक नहीं है, क्योंकि जितने लोग यहाँ पे आए हैं इंग्लैंड से उनमें से जो हमने क्वारंटाइन में भी हैं या जो हमारे पॉजिटिव पेशेंट्स भी हैं, फिलहाल कोरोना वैक्सीन को हर किसी का इंतजार है। हुकूमत भी इसकी तैयारी में जुटी हुई है। वैक्सीन लोगों तक आसानी से पहुंच सके इसके लिए कई सतह पर तैयारियां चल रही है। इसके लिए आपको पहले से अर्जी देनी होगी, लेकिन अभी से इसमें धांधली शुरू हो गई है। कई गिरोह सरगर्म हो गए हैं जो वैक्सीन के नाम पर लोगों के बैंक अकाउंट खाली कर रहे हैं। ऐसी कई शिकायतें कानपुर में दर्ज की गई हैं। कुछ शिकायतें थी कि कोरोना वैक्सीन के नाम से भी ये फ्रॉड लोग इस तरह की जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं। इस संबंध में मैं सभी लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि इस तरह के जो फ्रॉड लोग हैं उनके झांसे में ना आएँ और किसी तरह की अपनी जो निजी और गोपनीय जानकारी है उसको किसी भी हालत में इन लोगों से शेयर ना करें। कोरोना वैक्सीन के संबंध में जो भी चीज़ें होंगी उस संबंध में शासन द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे और उसके आधार पर जिला प्रशासन द्वारा जो व्यवस्था की जाएगी उस व्यवस्था से सबको अवगत करा दिया जाएगा। और इस तरह का फिलहाल कोई शासन की तरफ से और प्रशासन की तरफ से या पुलिस की तरफ से इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है कि किसी व्यक्ति को फ़ोन किया जाए और उसकी जो जानकारी है उसको मांगा जाए। इस तरह कोई प्रावधान नहीं है। तो अपनी निजी और गोपनीय जानकारी मैं अनुरोध करता हूं पब्लिक से कि वो इस तरह के लोगों के साथ शेयर ना करें। एक तरफ कोरोना की वैक्सीन का इंतजार हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ठग करने वाले गैंग भी एक्टिव हो गए हैं। दरअसल ये गैंग कोरोना के वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के नाम पर लोगों को फ़ोन कर रहे हैं और उनसे आधार कार्ड नंबर के साथ कई जानकारियां हासिल कर उन्हें एक OTP भेजते हैं और ये OTP मिलने पर उनसे फ्रॉड कर लेते हैं और उनके अकाउंट का पैसा साफ कर देते हैं। ऐसी कई शिकायतें कानपुर में आई हैं जिनको लेकर पुलिस अब चौकन्ना हुई है। पुलिस का कहना है कि ऐसे लोगों की तलाश की जा रही है और शिकायतों के आधार पर उनकी जानकारी हासिल करने का काम किया जा रहा है। कानपुर से संदीप सविता। नालंदा के नूरसराय में सरकारी जमीन पर से नाजायज तजावुजात हटाने गई पुलिस पर हमला किया गया है। साथ ही काबिज लोगों ने पुलिस और CO की गाड़ी को भी निशाना बनाकर उसे नुकसान पहुंचाया। हंगामा कर रहे लोगों ने जमकर पथराव किया। इस वाकये में CO समेत 2 पुलिस एहलकारों को भी चोटें आई हैं। यहाँ पे एक सरकारी ज़मीन है, गैरमजरूआ ज़मीन है और जिस पे पूर्व में भी से विवाद था। लोगों को बुला के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हितबद्ध लोग हैं, उनका कई बार बुला के ये एक जो सर्वसहमति है वो उत्पन्न हुई थी कि कोई नया निर्माण नहीं होगा और बार बार फिर भी उसके बाद नया निर्माण करने का कोशिश रज्जू पासवान द्वारा एक मंदिर के नाम पे किया जाता है और इसको वो लोगों को मोबिलाइज करके ये काम करते हैं। वो किया गया हाँ की गई आपको लोग? हाँ, जब आज ये सूचना मुझे मिला थाना प्रभारी के द्वारा कि रज्जू पासवान द्वारा बहुत सारे लोगों को लाके यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और निर्माण भी किया जा रहा है, तो जब मैं आया और रोकने का आदेश दिया उसके बाद उन्होंने हम लोगों के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। इसमें मुख्य रूप से औरतों को ज़्यादा आगे कर दिया गया है। हमारे फोर्स को भी चोटें आई हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रभाकर पटेल है।
बिहार में नीतीश कुमार की क़यादत में एनडीए की हुकूमत को बने अभी करीब 2 महीने हुए हैं। इतने कलील अरसे में दोनों के बीच मनमुटाव और तनाज़ात की इतलात सामने आ रही हैं। अरुणाचल मामले के बाद रिश्तों में थोड़ी तलखी दराई है। आरजेडी के बदले तेवर से सियासी हलकों में कयास आराइयों का बाजार गर्म हुआ है। इस बीच आरजेडी लीडर श्याम रजक के दावे से बिहार की सियासत में हलचल मची हुई है। श्याम रजक का दावा है कि जेडीयू के 17 अरकान असेंबली आरजेडी के राब्ते में है। रजक के मुताबिक जेडीयू के अरकान असेंबली बीजेपी के तरीक़ेकार से नाराज हैं। वहीं जेडीयू लीडर राजीव रंजन का कहना है कि आरजेडी पहले अपने अरकान असेंबली को संभाले। जनता दल के 17 एमएलए राष्ट्रीय जनता दल के संपर्क में हैं और वो आतुर हैं जनता दल छोड़ने के लिए। अब सवाल उठता है कि वो क्यों आतुर हैं, तो मैंने पहले ही बताया क्यों आतुर हैं, लेकिन हम लोग उसको अभी रोके हुए हैं। वो चाहते हैं कि तुरंत हम चले आए, लेकिन हम लोग इसलिए रोके हुए हैं कि जो दल बदल कानून है उसका भी हम उपयोग करना चाहते हैं कि अगर उसके परिधि के अंतर्गत किया जाए तो 25-26 एमएलए चाहिए, तो 17 एमएलए से तो होगा नहीं। दूसरा है कि उसके लिए हम चाहेंगे कि जो हमारी विचारधारा से जुड़े हों वही लोग हमारे साथ आए। अरुणाचल को लेकर जदयू आहत जरूर है, लेकिन जदयू के विधायक नीतीश कुमार जी के करिश्माई व्यक्तित्व और उनके कृतित्व से परिचित है और किसी के झांसे में वो नहीं आने जा रहा है। ये अलग बात है कि दावा करने वाले श्याम रजक भले ही ये कहते हैं कि 17 विधायक उनके संपर्क में है, दरअसल वो अपनी पार्टी के विधायकों को पहले संभाले जो तेजस्वी यादव की कार्यशैली से खासे परेशान है और नाराज है। जेडीयू अरकान असेंबली को तोड़ने के दावे और नीतीश से तेजस्वी को सीएम बनाने की अपील से मुतल्लिक आरजेडी लीडरों के बयान पर जेडीयू लीडर नीरज कुमार ने शायराना अंदाज में पलटवार किया। भय मचिया के दूत, चढ़ा जैसे सत्ता का भूत, चौधरी श्याम आगे आगे, ऑफर बांटे भागे भागे, सीएम देकर पीएम ले लो, जनता की उम्मीदों से खेलो, मगर जिस दागी को त्यागी जनता, आखिर वो सीएम कैसे बनता। तुम सत्ता लोलुप ठहरे बाबू, दिवा स्वप्न पर रख लो काबू, सीएम पीएम के सपने मत पालो, अच्छे ज्योतिष से दिखवा लो। जेडीयू रियासती आमला की अहम मीटिंग 10 जनवरी को रियासती दफ्तर में होगी। इस मीटिंग को कई नुक्ते नज़र से अहम माना जा रहा है। खबर है कि मीटिंग में तंजीमी बदलाव के साथ इंतखाबी नताइज को लेकर भी गौर किया जाएगा। जिन लोगों का रोल पार्टी मुखालिफ है उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। संगठनात्मक गतिविधियों को और तीव्र करने का और संगठन को मजबूत करने का और धारदार बनाने के लिए कोरोना के चलते पहले भी बैठक हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पाई थी बैठक, इसलिए बैठक आयोजित की जा रही है कि और साथ साथ आप जानते हैं चुनाव हुआ है, इसकी समीक्षा का जो रिपोर्ट आया है, समीक्षा करने के बाद इस पर भी चर्चा होगी, तो इसलिए यह बैठक महत्वपूर्ण है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।